धनपुर एक छोटा सा गांव था। गांव के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जहां रोज सुबह गांव वाले बैठकर अपने सुख दुख बांटते थे। उसी गांव में एक गरीब किसान भोला राम अपनी बेटी सुगनी के साथ रहता था। बाबा, घर में अनाज बिल्कुल खत्म हो गया है। सुगनी, आज खेत में आखिरी बार मेहनत करूंगा। भगवान चाहे तो कुछ उग जाएगा। भोला राम का घर बेहद गरीब था। टूटी छत, खाली मटके और सोना चूल्हा उसकी हालत बयान कर रहे थे। बाबा, बस एक सूखी रोटी बची है। तू खा ले बेटी, मैं पानी पीकर सो जाऊंगा। नहीं बाबा, आधी आप खाओ, आधी मैं खाऊंगी। भोला राम अपने खेत में मेहनत करने चला गया, लेकिन आज उसकी किस्मत कुछ अलग ही मोड़ लेने वाली थी। अरे भोला राम, अभी भी इस बंजर जमीन पर मेहनत कर रहे हो? सेठ जी, यही तो हमारा सहारा है। अगर मैं कहूँ कि बिना मेहनत किए भी तुम अमीर बन सकते हो तो? सेठ मधुसूदन की बात सुनकर भोला राम कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। एक तरफ गरीबी थी और दूसरी तरफ बिना मेहनत के पैसा कमाने का लालच। सेठ जी, बिना मेहनत के कोई कैसे अमीर बन सकता है? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं भोला राम। एक वो जो जिंदगी भर मेहनत करते हैं और फिर भी गरीब रहते हैं, और दूसरे वो जो दिमाग से काम लेते हैं और कम मेहनत में अमीर बन जाते हैं। मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। अब सेठ ने अपनी असली चाल शुरू की। उसने भोला राम को एक ऐसा प्रस्ताव दिया जो ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर से खतरनाक था। देखो भोला राम, ये जमीन सालों से तुम्हें कुछ खास नहीं दे रही, लेकिन मेरे पास एक तरीका है। कैसा तरीका? तुम ये खेत मुझे कुछ महीनों के लिए दे दो, मैं इसमें अपने तरीके से खेती करवाऊंगा और हर महीने तुम्हें तय पैसा दूंगा, चाहे फसल हो या ना हो। लेकिन सेठ जी, ये जमीन तो हमारे पुरखों की निशानी है। निशानी से पेट नहीं भरता भोला राम। सोचो, तुम्हारी बेटी भूखी है और मैं तुम्हें बिना मेहनत के हर महीने पैसा देने को तैयार हूँ। भोला राम के सामने अब जिंदगी का सबसे कठिन फैसला था। एक तरफ अपनी जमीन और दूसरी तरफ अपनी बेटी की भूख। अगर मैं मान जाऊं तो मुझे हर महीने पैसा मिलेगा? हाँ, हर महीने बिना किसी मेहनत के। ठीक है सेठ जी, मैं तैयार हूँ। भोला राम ने मजबूरी में जो फैसला लिया, वही आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनने वाला था। अगले दिन सुबह भोला राम सेठ के कहने पर चौपाल में पहुंचा। बरगद के पेड़ के नीचे हल्की हल्की भीड़ लगी थी। सेठ मधुसूदन पहले से ही वहां खड़ा था, जैसे उसे इसी पल का इंतजार हो। आ गए भोला राम, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हाँ सेठ जी, आपने बुलाया था? बस एक छोटा सा कागज है औपचारिकता के लिए, ताकि आगे कोई झंझट ना हो। भोला राम पढ़ा लिखा नहीं था। उसने कागज को हाथ में लिया, लेकिन उसमें क्या लिखा है ये समझना उसके बस की बात नहीं थी। सेठ जी, इसमें लिखा क्या है? अरे कुछ खास नहीं, बस ये कि तुमने अपनी जमीन कुछ समय के लिए मुझे दी है और बदले में मैं तुम्हें हर महीने पैसा दूंगा। अरे काका, सेठ जी का नाम सुना है ना, इनसे ज्यादा सीधा कौन है गांव में? बाबा, बिना पढ़े मत अंगूठा लगाना। सुगनी, सेठ जी हमारा भला ही सोच रहे हैं। भोला राम ने बिना सोचे समझे उस कागज पर अंगूठा लगा दिया और उसी पल उसकी किस्मत ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। बहुत अच्छा भोला राम, अब सब आसान हो जाएगा। अब ये जमीन हमेशा के लिए मेरी हुई। क्या कहा आपने? अरे कुछ नहीं, तुम बेकार ही घबरा रही हो। लेकिन अब सुगनी समझ चुकी थी कि उसके बाबा से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और सेठ मधुसूदन का असली खेल अब शुरू हुआ था। कागज पर अंगूठा लगते ही सेठ मधुसूदन का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। अभी तक जो मीठी बातें कर रहा था, अब उसकी आवाज में घमंड साफ छलकने लगा। अब सुनो भोला राम, आज से ये खेत मेरा हुआ। क्या? लेकिन सेठ जी, आपने तो कहा था कुछ महीनों के लिए। तुमने कागज पढ़ा था क्या? सेठ की बात सुनकर भोला राम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब
बहुत देर हो चुकी थी। सेठ जी, मैंने आप पर भरोसा किया था। और मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। काका, दुनिया भरोसे से नहीं चालाकी से चलती है। ये धोखा है, आपने मेरे बाबा को फंसाया है। सब कुछ कागज पर लिखा है, जाओ जहाँ जाना है। भोलाराम टूट चुका था। वो चुपचाप घर लौट आया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में पछतावा। बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं बाबा, गलती आपकी नहीं, उस सेठ की है। अब वो सेठ नहीं बचेगा। मैं उसे उसके ही खेल में हराऊंगी। सुगनी ने उसी पल ठान लिया कि वो सेठ मधुसूदन को उसके ही दिमाग से हरा कर रहेगी। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अगली सुबह सुगनी बहुत जल्दी उठ गई। उसके चेहरे पर अब दुख नहीं बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने मन ही मन एक योजना बना ली थी। बेटी, अब क्या होगा? हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। सब वापस आएगा बाबा, बस आप मुझ पर भरोसा रखो। सुगनी सीधे बाजार पहुंची। उसने वहां से कुछ अनाज, एक पुरानी बोरी और एक टूटा हुआ ठेला किराए पर लिया। सुगनी, तुम ये सब क्यों ले रही हो? थोड़ा काम शुरू करना है। कुछ ही देर में सुगनी अपना ठेला लेकर सीधे सेठ मधुसूदन की हवेली के बाहर पहुंच गई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है। अरे ये क्या, अब तुम ठेला चलाओगी? हाँ सेठ जी, और आज मैं आपको एक सौदा देने आई हूँ। तुम और सौदा? हाँ सेठ जी, ऐसा सौदा जो आपको बहुत फायदा देगा। सेठ को लगा कि ये लड़की अभी भी नादान है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो खुद एक बड़े जाल में फंसने वाला है। सुगनी ने अपना ठेला वहीं रोक दिया। सेठ मधुसूदन उसकी तरफ देखने लगा। उसे लग रहा था कि ये लड़की कोई छोटी मोटी बात लेकर आई है, लेकिन असल में खेल कुछ और ही था। सेठ जी, ये अनाज मैं बेचना चाहती हूँ। अरे ये तो हर कोई बेचता है, इसमें नया क्या है? नया है इसका सौदा करने का तरीका। सुगनी ने अब अपनी चाल चलनी शुरू की। उसकी बातें सुनकर सेठ के चेहरे पर उत्सुकता आ गई। अच्छा, तो बताओ क्या सौदा है? मैं ये अनाज आपको बेचूंगी, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? मुझे शर्तों से खेलना आता है लड़की। सुगनी ने अब वही खेल शुरू किया जिसमें सेठ हमेशा दूसरों को फंसाता था, लेकिन इस बार शिकार वही बनने वाला था। मैं ये अनाज आपको उसी हालत में बेचूंगी जिस हालत में ये अभी है। बस इतनी सी बात? हाँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बोलो। आप मुझे पैसे भी उसी हालत में दोगे जिस हालत में वो अभी हैं। ठीक है, मंजूर है। सेठ को लगा कि वो फिर से जीत जाएगा, लेकिन इस बार खेल उल्टा पड़ने वाला था। सेठ मधुसूदन सुगनी को अपने आंगन में ले आया। उसे पूरा भरोसा था कि वो इस बार भी जीत जाएगा, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि इस बार चाल किसी और की थी। चलो लड़की, अब बताओ ये अनाज कहाँ उतारना है? यहीं रहने दीजिए सेठ जी, जैसा है वैसा ही। अब वही पल आया जहाँ से सुगनी ने सेठ को उसी के खेल में फंसाना शुरू किया। ठीक है, मैं अभी पैसे लेके आता हूँ। रुकिए सेठ जी, क्या हुआ? शायद आप मेरी शर्त भूल रहे हैं। अब सुगनी ने अपना असली दांव चला और सेठ पहली बार चुप हो गया। मैंने कहा था पैसे उसी हालत में चाहिए जिस हालत में वो अभी हैं, और अभी आपके पैसे इसी घर के अंदर है। तो पैसे के साथ ये घर भी मेरा हुआ। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं सेठ जी, वही नियम जो आपने मेरे बाबा के साथ खेला था। अब सेठ मधुसूदन समझ चुका था कि इस बार वो खुद अपने ही जाल में फंस चुका है। सेठ मधुसूदन गुस्से में तिलमिला उठा। उसे समझ आ गया था कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो उसकी इज्जत भी जाएगी और सब कुछ भी। इसलिए वो तुरंत पंचायत बुलाने का फैसला करता है। सरपंच जी, इस लड़की ने मेरे साथ धोखा किया है। धोखा मैंने नहीं, आपने किया है सेठ जी। पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था।
सबकी नजरें सरपंच पर थीं, क्योंकि अब फैसला उसी को करना था। पहले पूरी बात साफ साफ बताओ। इस लड़की ने मुझसे सौदा किया और अब मेरा घर मांग रही है। मैंने वही किया है जो इन्होंने मेरे बाबा के साथ किया था। सुगनी ने अब पूरी कहानी पंचायत के सामने रख दी। उसकी बात सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। इन्होंने मेरे बाबा से कागज पर अंगूठा लगवाकर उनका खेत छीन लिया, और आज जब मैंने वही चाल इनके साथ चली तो इन्हें गलत लग रहा है। सही तो कह रही है लड़की, सेठ ने पहले गलत किया है। अब मामला पूरी तरह पलट चुका था, लेकिन असली फैसला अभी बाकी था। चौपाल में सन्नाटा छा गया था। सबकी नजरें सरपंच पर टिक गई थी। अब जो फैसला होगा वही सच माना जाएगा। सुगनी, तुम्हारी बात में दम है, लेकिन अगर हम तुम्हारी बात मान ले तो सेठ का सब कुछ चला जाएगा। सरपंच दुविधा में था। एक तरफ सच था और दूसरी तरफ गांव का सबसे अमीर आदमी। सरपंच जी, जब मेरे बाबा का सब कुछ गया था तब किसी ने ये नहीं सोचा। आज अगर आप भी डर गए तो फिर गरीब को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। सुगनी की बात सुनकर सरपंच का मन बदलने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि सही क्या है। फैसला सुनाया जाता है। जिस तरह सेठ ने चालाकी से भोला राम की जमीन ली, उसी तरह सुगनी का सौदा भी सही माना जाएगा। ये अन्याय है। अन्याय तब हुआ था जब तुमने गरीब को धोखा दिया था। अब खेल पूरी तरह पलट चुका था, लेकिन अभी आखिरी मोड़ बाकी था। सरपंच का फैसला सुनते ही पूरे चौपाल में हलचल मच गई। सेठ मधुसूदन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि चालाकी हमेशा काम नहीं आती। सुगनी, ये सब छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। अब बात पैसों की नहीं है सेठ जी, अब बात इंसाफ की है। सेठ समझ चुका था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफी तब मिलती है जब इंसान अपनी गलती समझे और दूसरों के साथ वही ना दोहराए। कुछ दिनों बाद भोला राम को उसका खेत वापस मिल गया। उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी और गांव वालों को एक बड़ी सीख मिल गई। बेटी, तूने तो सब कुछ बदल दिया। नहीं बाबा, बस गलत के खिलाफ खड़ी हूँ। जो लोग दूसरों को धोखा देकर आगे बढ़ते हैं, एक दिन वही धोखा उन्हें भी गिरा देता है और सच की जीत हमेशा होती है।